लोग क्लियरली जाएगा नहीं क्योंकि ये सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी ट्रैप ट्रेडिंग चालू होगी, लिक्विडिटी हंट होगी, और वो पहले भी हो चुकी है। अगर आप इस जगह पे देखो, इस जगह पे अपने को क्या देखने को मिला, इस जगह पे अपने को ब्रेकआउट देखने को मिला। सारे रिटेलर्स ने बाय करा, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, सबको ट्रैप करा। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने सेल कराया, यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करा, फिर अल्टीमेटली ऊपर गई उसके बाद। ठीक है, तो इस एरिया के आसपास अपना रेजिस्टेंस था, यहाँ पे पहले सबको बाय कराया, फिर यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा, फिर जब यहाँ पे इसके नीचे हम निकल गए तो सारे सेलर्स को ट्रैप करा। तो मल्टीपल टाइम बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है, मल्टीपल टाइम सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पे मैनिपुलेटिव मूव्स इतने ज्यादा है कि आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कब बाइंग है कि कब सेलिंग। तो मेरे हिसाब से अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, तो आपने स्टार्टिंग में जो मैंने क्लिप ऐड करी थी अपनी लास्ट एनालिसिस वीडियो की, वो आपने देखी होगी। अब ये मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं करी इस वीडियो में कि मैं कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि मैंने मार्केट को प्रेडिक्ट कर लिया या फिर ये हो गया वो हो गया, जैसा मैंने कहा वैसा ही हो गया। नहीं, इसका लॉजिक सिंपल सा है कि यहाँ पे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजी आज के मार्केट्स में कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। काफ़ी सारे लोग आज देख रहे थे बेसिकली पिछले कुछ दिनों में, जब प्रॉपर यहाँ पे बुल रन चालू हुआ, प्रॉपर यहाँ पे बड़ा एक ब्रेकआउट हुआ, 26,000 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ, तो काफ़ी सारे लोग क्या सोच रहे थे, काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे अब की बार 26,000 का ब्रेकआउट हुआ, अब की बार हम ऑल टाइम हाई ही जाएंगे। जितने भी टिप्स थे वो लगातार वहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन एक शार्प सेलिंग के चक्कर में यहाँ पे सबके बायस चेंज हो गए, सबका माइंडसेट चेंज हो गया। आपको किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि देखो ये साइकोलॉजिकल गेम जो है ये तो चलते ही रहेगा बाजारों में, क्योंकि अब इतने मैनिपुलेटिव मूव्स हैं, अब इतने ट्रैप्स हैं, आपको इवॉल्व करना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है कि आप इनकी शिकायत करते हो या फिर आप अपने आप को इवॉल्व करते हो। आप शिकायत करते रहोगे, आप शिकायत करते ही रह जाओगे। बजाय इसके आपको क्या करना चाहिए, आपको इवॉल्व करना चाहिए कि मैं इससे रिलेटेड ही अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाऊं, अपना माइंडसेट तैयार करूं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करूं। तो जो भी कुछ होता है पेशेंटली वीडियो में सुना करो, समझा करो। काफ़ी सारी नॉलेजेबल चीज़ें, लर्निंग वाली चीज़ें आपको पता चलेंगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि किस तरीके से मंडे के लिए प्लान कर सकते हो, आने वाले वीक्स के लिए प्लान कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब स्ट्रैटेजी से मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी अपना पूरा सेटअप ही बदल दो, नहीं। स्ट्रैटेजी से मतलब माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, क्या लेवल्स हैं पार्टिकुलर, क्या व्यू है मार्केट में। ग्लोबल पॉलिटिकल टेंशन भी बहुत चल रही है, तो ग्लोबल न्यूज़ भी चल रही है। जैसे थंबनेल पे मैंने क्या लिखा है, थंबनेल पे मैंने ये लिखा है जापान वर्सेस यूएस, तो उसके बारे में भी एक डिटेल में एक थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो जिन लोगों को वो सुनना है सुने, नहीं सुनना स्किप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉपर डिटेल में वीडियो रहेगी, 20 से 25 मिनट की वीडियो रहेगी। लेकिन यस, इस वीडियो के बाद आपको कैसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर सब कुछ फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि इंट्राडे में क्या कर सकते हैं, मूव्स आ सकते हैं, बड़ा मोमेंटम आपको किस तरफ देखने को मिल सकता है। अगले वीक अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सबकी मंथली एक्सपायरी है। तो गेम गजब होने वाला है, मजा आने वाला है ट्रेडिंग में, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। लेकिन यस, आपको कैश इन किस तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, पेशेंटली देखना पड़ेगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं ऑल वाला बटन दबा दें, अभी तक नहीं दबाए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन काउंट, सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत कम है। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा तभी चैनल ग्रो होगा। आई लिटरली वॉन्ट दिस। तो डेफिनेटली सपोर्ट ज़रूर करिएगा, काफ़ी मज़ा आता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने में। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जापान वर्सेस यूएस जो एक टॉपिक है, जापान वर्सेस यूएस वर्सेस इकोनॉमिक वर्ल्ड, तो उसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, या फिर एज अ ह्यूमन बीइंग भी इंपॉर्टेंट है कि आज के वर्ल्ड में आप रह रहे हो तो आपको इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी में चल क्या रहा है। तो देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। अब तक जापान में इंटरेस्ट रेट जो था, इंटरेस्ट रेट मतलब जो ब्याज दर होता है, वो कितना था, 0%। अब वो बढ़ बढ़कर कितना हो गया, वो हो गया 2.5%। मतलब पहले आपको 0% ब्याज पे पैसा मिलता था बड़े इन्वेस्टर्स को, अब कितने पे पैसा मिलता है, 2.5% पे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत किस तरीके से आ रही है, पहले लोग क्या करते थे, जापान से पैसा उठाया, दूसरी कंट्रीज में, यूएस में इन्वेस्ट कर दिया, इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया, चाइना में इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया। प्रॉफिट अच्छा होता था क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट जीरो था, तो इसकी दिक्कत नहीं रहती थी 2.5% की। अब क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट करो तो आपको 2.5% ब्याज दर पे भी आपको 2.5% इंटरेस्ट रेट पे जापान को पैसा लौटाना है, जो भी आपने लोन लिया है, लोन अमाउंट लिया है, चाहे वो किसी कंट्री ने लिया हो, चाहे किसी फर्म ने लिया हो, चाहे किसी इन्वेस्टर ने लिया हो, किसी ने भी लिया हो, वो पैसा तो आपको लौटाना है। अब क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, तो लोग कहीं ना कहीं वहाँ से पीछे हट रहे हैं।
तो जापान की ओवरऑल इकोनॉमी वहाँ से कहीं ना कहीं डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। डाउन से मेरा मतलब है कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आप अगर ग्लोबल मार्केट्स चेक करोगे तो नाइकी आपको लगातार यहाँ से गिरता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं नाइकी के बारे में बताऊँ तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो नाइकी 225 और बहुत सारे बाजार आपको यहाँ पे जापान के ओवरऑल बाजार जो हैं वो गिरते हुए दिखाई देंगे। और नाइकी काफ़ी तेज़ी से गिरा है पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने को मिल रहा है। अब उसी के अगेंस्ट अगर मैं बात करता हूँ यूएस की, यूएस में क्या चल रहा है, यूएस में भी हिस्टोरिकल 43 डेज का शटडाउन यहाँ पे बंद हुआ। अब दोबारा यूएस मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं चालू चल रहा है, वहाँ पे अच्छी तरीके से काम चल रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मनी प्रिंटिंग। यहाँ पे अब मनी प्रिंट होना चालू होगा यूएस में, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में होगा। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सबसे पहला उसका इम्पैक्ट होगा कि आपको क्रिप्टोज में एक बुल रन दिख सकता है। तो जो भी क्रिप्टोज में बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो उसी के आसपास करें। अगर तब नहीं हुआ तो फिर बाद में बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर बाउंस आना है, बुल रन आना है, तो फिर वो उस वीक के आसपास ही आएगा। तो उस हिसाब से अपना पोजीशन एलोकेशन कर सकते हो जो भी क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करते हो, ठीक है, या फिर करेंसी ट्रेड करते हो। एक चीज़ तो ये हो गई। यूएस में क्या हो रहा है, यूएस में मनी प्रिंटिंग चालू हो रही है। ग्लोबल मार्केट्स यूएस के ढाई पर हैं। इसका सिंपल सा रीज़न क्या है, इसका रीज़न है बॉन्ड्स। कैसे भाई बॉन्ड्स कैसे, यूएस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए 1-2 साल का टाइम पीरियड आई थिंक, तो वहाँ पे सारे बॉन्ड्स खरीदने हैं यूएस को, यूएस गवर्नमेंट को, जितने भी यूएस बॉन्ड्स हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो चाहें तो क्या कर सकते हैं, इक्विटीज़ को गिरा सकते हैं जिससे लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दें। वो भी एक तरीका है। तो वो भी एक तरीका हो सकता है कि सारे इक्विटीज़ को अगर आप गिरा दोगे, क्रैश लिया होगे बाजार में, तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हालांकि तो बहुत छोटी रकम है, आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, इक्विटीज़ मान लो 50% हो गई, तो आपका कैपिटल कितना हो गया, 50% हो गया, तो आप आ गए 50 लाख पे। तो आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा बॉन्ड खरीद पाओगे, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बॉन्ड खरीद पाओगे, नॉर्मल सी बात है, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा बॉन्ड खरीद पाओगे, ज़्यादा क्वांटिटी से पाएंगी। तो उसमें क्या होगा कि क्या कर रहे हैं, इक्विटीज़ को टॉप लेवल पर रख के, इक्विटीज़ को ये टॉप लेवल पर रख रहे हैं, प्लस धीरे धीरे अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसलिए अगर आप देखोगे तो जो अपना इंडियन मार्केट है उसमें से भी एफआईआईज पिछले 1-2 साल से बेच रहे हैं। आपको दिख रहा होगा 1-2 साल से एफआईआईज बेच रहे हैं। और उसी के बारे में बात करना चाह रहा था, एक गोल्डमैन सैक्स, बहुत सारी प्रोप्राइटरी फर्म्स हैं, प्रोप्राइटरी डेस्क फर्म्स हैं, बहुत सारी एक फर्म्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने निफ्टी के टारगेट्स आपको पता है कितने दिए हैं, 27,000 28,000 तो भूल जाओ, उन्होंने 30,000 तक के टारगेट्स दे दिए। 2030 के उन्होंने टारगेट्स दे दिए, निफ्टी का 1 लाख, मतलब सेंसेक्स अभी 1 लाख नहीं पहुंचा, उन्होंने 2030 में निफ्टी को 1 लाख तक पहुंचा दिया। आई डोंट नो क्यों लोग इस पे विश्वास करते हैं, क्यों लोग इसको मानते हैं। अगर इतना ही आपको यकीन है तो फिर आप 1-2 साल से क्यों बेच रहे हो इंडिया को, इंडिया के जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, इक्विटीज हैं, क्यों बेच रहे हो उनको, ये चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने टारगेट इतने बड़े दिए। अब उसका क्या है कि उन्हें टॉप प्रायर पे, टॉप टीयर पे उन्हें एग्जिट मिल रहा है। ज़्यादातर लोग टॉप पर खरीद रहे हैं रिटेलर्स, और वहाँ पे वो सेलिंग करके जा रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको ट्रैक करनी पड़ेंगी ग्लोबल न्यूज़ क्या चल रही है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या चल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हो बाजार में, तो आपको उसी हिसाब से इन्वेस्ट करके चलना पड़ेगा। एज अ ट्रेडर तो आपको लाइव मूवमेंट्स कैप्चर होते ही हैं, पोजिशनल ट्रेडर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इंट्राडे के लिए या फिर स्विंग ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें। लेकिन येस, अगर आप कैश में स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे स्टॉक पे इम्पैक्ट होंगे। प्लस एज अ इन्वेस्टर वहाँ पे सारे स्टॉक्स में भी क्रैश आएगा। अगर बाजार में क्रैश आया, क्रैश में गिरते हुए बाजार में ट्रेडर पैसा बना सकता है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो तभी पैसा बना सकता है जब वो बॉटम आउट करे चीज़ों को, जब बाजार बॉटम आउट करे, तभी पैसा बन सकता है। अगर आपने टॉप पे खरीदा, आपका स्टॉक 50% गिर गया, तो आपका 50% का तो लॉस ही हुआ ओवरऑल। तो वहाँ पे आप पैसा नहीं बना सकते इतनी ईजिली। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ कर चलनी पड़ेंगी। आई होप ये थोड़ा सा इकोनॉमिक पॉइंट जो है आपको अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट में ज़रूर बताना कि थोड़ी सी इकोनॉमिक चीज़ें जो हैं मैं हर वीडियो में ऐड करूँ, या फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन चीज़ों को सुनने की। एक बार मुझे चीज़ें ज़रूर बताना, क्योंकि एज अ ह्यूमन बींग मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम यू आर ट्रेडिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं डायरेक्ट चार्ट्स की तरफ के। चार्ट्स पे क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है, बेसिकली अपना मंथली एक्सपायरी भी है अगले हफ्ते। तो क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इंट्राडे में क्या कसर के मूव्स आएंगे, एक एक करके चार्ट पर समझते हैं। अपना ऑल टाइम हाई कौन सा है, 26,277 ये अपना ऑल टाइम हाई, और एग्जैक्टली वहीं से हमने यहाँ से इसके आसपास से रिजेक्शन लिया, यहाँ से अपना टॉप बना था, यहाँ से सेलिंग आई, और नॉर्मल सी बात है कि यहाँ से भी सेलिंग आनी थी। लेकिन क्या यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ रिवर्सल है, आप अच्छा डिप ढूंढ सकते हो,
या फिर यहाँ से क्लियर कट ब्रेकआउट कर देगा। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करा, रैली आ गई, तो फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं फोमो के चांसेस बन जाएंगे, वहाँ पे फोमो क्रिएट हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है, प्लस अगर डिप मिलती है तो क्या करना है, एक एक चीज़ कुछ डिस्कस करते हैं। अभी अगर मैं लास्ट सेलिंग की बात करूँ तो लास्ट सेलिंग में काफ़ी लोग फ्राइडे को देखकर डर गए, लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, डरने की ज़रूरत कब है? डरने की ज़रूरत तब है जब अपना ट्रेंड टूटे, जब अपना स्ट्रक्चर टूटे। अभी हम क्या बना रहे हैं, ये लो बना, ये हाई बना, ये लोअर लो, बेसिकली लोअर लो से मतलब हाइयर लो, हाइयर हाई, फिर हाइयर लो, फिर हाइयर हाई, फिर हाइयर लो बना। अब हाइयर हाई बन सकता है आगे के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लगातार हम हाइज बनाते हुए जा रहे हैं और नए लोज नहीं बना रहे हैं। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है। ट्रेंड रिवर्सल अपना कब होगा? ट्रेंड रिवर्सल ये जब अब इस पार्टिकुलर लेवल को तोड़ेंगे, ये 25,350 के आसपास है, तो इस लेवल को ब्रेक डाउन होगा, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी, तब अपना कहीं स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब हम प्रॉपर सेलिंग के बारे में सोचेंगे। तब हम ये सोच सकते हैं कि कुछ हफ्ते तक सेलिंग यहाँ पे आएगी। पर ट्रेंड रिवर्सल होने से पहले सेलिंग करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। यस, अभी हम ऐसे रिजेक्शन ले रहे हैं तो एक डिप देखने को मिल सकती है, एक फेरोशियस सेलिंग देखने को मिल सकती है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और शुरू में क्लिप ऐड करी थी, मैंने बताया था क्यों यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्या यहाँ पे कारण है। अगर डिप देखने को मिलती है तो क्या करना है, एक एक करके हम डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। सबसे पहले तो सेलिंग के पीछे का कारण क्या था। इस सेलिंग के पीछे का कारण मैं कहीं ना कहीं बताऊं तो बैंक निफ्टी एक कारण था। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो कोटक बैंक में 1:5 का स्प्लिट देखने को मिला। अब वो ओवरऑल स्प्लिट पॉजिटिव थिंग है किसी भी स्टॉक के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसने नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों डाला? क्योंकि वहाँ पैनिक फैला एक तरीके का। तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट है नहीं एज सच, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। हो सकता है मंडे को कोटक बैंक ऊपर की तरफ वो गैप अप ओपनिंग दे, बैंक निफ्टी भी ऊपर चला जाए, लेकिन यस, वो सडन लाइव मार्केट में जो चीज़ हुई उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर था, एक फियर था। ये नहीं कहूँगा नेगेटिव चीज़ थी, एक डर तरीके डर बना हुआ था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बस्ट होता हुआ दिखाई दिया वो बबल, और कोटक बैंक भी गिरा, बैंक निफ्टी भी गिरा, ओवरऑल मार्केट भी गिरा। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो गिरावट जरूरी थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप सिंपल सी एक चीज़ देखोगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे सारे लोग ब्रेकआउट्स पर प्लान कर रहे हैं, लेकिन ब्रेकआउट्स फेलियर बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे इस जगह पर मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर कैंडल बनी, यहाँ पे सारे बायर्स को ट्रैप करा, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे सेलिंग हुई, यहाँ पे सारे सेलर्स को ट्रैप करा, यहाँ पे नीचे सेलिंग हुई, इसके नीचे सारे सेलर्स को ट्रैप करा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सारे बायर्स को ट्रैप करा। करा कि नहीं करा? ठीक है, सिंपल सी अपनी बात है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे लगातार अपने ब्रेकआउट फेलियर्स हो रहे हैं, जो ब्रेक डाउन है वो फेलियर हो रहा है। बेसिकली अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी कोई ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पे बाजार एक बार ट्रैप जरूर करता है। अब जैसे अगर आप यहाँ देखोगे, इस एरिया के आसपास अब तक प्रॉपर क्या था, सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे सारे सेलर्स को ट्रैप करा, फिर बाजार ऊपर की तरफ गए। तो यहाँ पे इस बाइंग को देख के, इस वाली कैंडल को देख के सिर्फ बाय करना कन्वेक्शन वाली चीज़ नहीं थी। तो मैंने बताया था कि अगर इसका हाई टूटता है तब हम कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, नहीं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सेलिंग आ सकती है। तो सेलिंग पे क्या पैनिक करना है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपनी अभी ट्रेंड पॉजिटिव है। अपनी ग्लोबल न्यूज़ तो थोड़ा सा नेगेटिव आप मान सकते हो, लेकिन अभी अगर अपने मार्केट में बात करें तो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी सिर्फ बाय ऑन डिप्स ही करके चलना है एज अ पोजिशनल ट्रेडर। तो कितने डिप पर बाय कर सकते हो, उसके बाद इसके लिए मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। तो अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया में यहाँ से लगाता हूँ तो अब तक कितने कितने डिप पे बाय करके चलना। अगर ये डिप बाई चांस देखने को मिलती हैं, ये एरियाज देखने को मिलते हैं 25,859, 25,617, तो ये इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी आपको कहीं मिलती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आप ऑन द अपसाइड यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो एज अ पोजिशनल ट्रेडर, और बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बेटर आपको एक पोजीशन साइजिंग देखने को मिल सकती है इन एरियाज के आसपास। तो आपके लिए पर्सनली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ पोजिशनल बायर। लेकिन सेलिंग कहाँ पे प्रॉपर आएगी? सेलिंग अपनी इस एरिया के नीचे आप मान सकते हो 25,723, 700 के नीचे निकलता है तो थोड़ा सा पैनिक आपको जरूर होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तब तक हमें सिर्फ बाइंग ही करनी है। लेकिन कुछ सर्टेन एरियाज पे अगर आप मान लो इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते हो तो आपका एसएल ट्रिगर हो गया होगा, या फिर एसएल ट्रिगर नहीं हुआ होगा तो आपका लॉस में पोजीशन चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि बाइंग कहीं भी कर लो बढ़ते हुए मार्केट में तो आपका प्रॉफिट हो जाए, या सेलिंग कहीं भी कर दो गिरते हुए मार्केट में तो आपको प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कुछ एरियाज रहते हैं, कुछ सर्टेन लेवल्स रहते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स रहते हैं जिनके बेसिस पे आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, वही आपको एक अच्छा एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। अब ये हो गई पोजिशनल ट्रेडिंग की बात। लेकिन लाइव मार्केट्स में इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ है, उससे जानेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारी लाइव ट्रेडिंग सेटअप्स,
सब कुछ A to Z आपको मिलता है मेरे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, चैनल के बायो में। मेक श्योर अपने चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो हुए। सारी सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, मेरे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स, मेरा पर्सनल PNL, मेरे पर्सनल ट्रेड्स, सब कुछ A to Z आपको इस चैनल पे मिलेगा, इस टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर आपने ज्वाइन करा हुआ है। लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप प्राइवेट है, तो आपको और कहीं इसकी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ही आपको लिंक ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन से, पिंड कमेंट से, या फिर सबसे बढ़िया चैनल के बायो में चले जाओगे तो आपको सारा लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे टेलीग्राम का, क्रैश कोर्स का, 1-on-1 लाइव सेशन का कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। कोई भी दिक्कत आती है या पर्सनल गाइडेंस चाहते हो, मैं या मेरी टीममेट्स जल्दी से जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे और पर्सनल गाइडेंस आपको स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, जिस भी मार्केट में आप ट्रेड करते हो उससे रिलेटेड आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और, क्योंकि अपना लाइव बेसिकली अपना प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। हर सैटरडे को वीडियो अपलोड होती है। आज भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, अभी तक नहीं देखी है ज़रूर जाकर देख लो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, पूरा कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। 5 एपिसोड्स कवर हो चुके हैं, तो स्टार्टिंग से देखना 1 by 1। काफ़ी मज़ा आपको इस क्रैश कोर्स में आएगा। आई बटन पर भी मैं लिंक कर दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली चैनल पर जाकर देख लेना। अब बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि निफ्टी में, इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, प्लस बैंक निफ्टी मुझे स्ट्रॉन्गर क्यों लग रहा है, बैंक निफ्टी से क्या बढ़िया मूव दिखा सकता है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। मार्केट्स की अगर ओवरऑल बात करूँ तो मार्केट सिर्फ एक रेंज में घूमते रहे। 930 वाली रेंज ही अपनी काम कराती रही ओवरऑल निफ्टी की बात करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो 230 के आसपास सेलिंग थी उसने मार्केट में थोड़ा सा डर बैठाया यहाँ पे, इस वाली सेलिंग में जो यहाँ से ट्रिगर हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल्स बनी। तो क्या और गिरावट आ सकती है, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक एक करके सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बाइंग की बात करता हूँ तो बाइंग अपने को कहाँ करनी है, पहला बाइंग का एरिया अपना कहाँ पे रहेगा, 26,250 के ऊपर। 26,250 अपना एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी है, प्लस अपना फ्राइडे सेशन का हाई भी है। तो इसके ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग देखने को मिलती है पॉजिटिव। ऑन द अपसाइड आप एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो। इंट्राडे में आपको एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेलिंग के बाद जितने भी सेलर्स बेच के गए हैं उनके SL जब यहाँ के ट्रिगर होंगे तो एक शॉर्ट कवरिंग भी आपको जनरेट होती हुई दिख सकती है, लेकिन वो इस एरिया के ऊपर ही दिखेगी, पार्टिकुलर इस एरिया के ऊपर, जब हम सस्टेन करना चालू करेंगे इस एरिया के ऊपर। तो इसके ऊपर एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे बेसिस पे आप देख सकते हो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर हम कितने पॉइंट्स रखें। देखो मेरे हिसाब से इंट्राडे बेसिस पर आपके रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ मैटर करता है कि आपका रिस्क कितना बड़ा है, रिवॉर्ड कितना बड़ा है, इसके हिसाब से आप अपना इंट्राडे टारगेट रख सकते हो। लेकिन मैं पर्सनली 50-60 पॉइंट का पहला टारगेट, फिर 80 पॉइंट का दूसरा टारगेट, फिर मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट से 110 पॉइंट्स, इससे ज़्यादा टारगेट में एक ट्रेड में कभी भी नहीं रखता हूँ एज अ इंट्राडे प्लेयर। ठीक है, तो ये मेरी सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहती है, ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप भी प्लान कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेंगे, बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ, बेसिकली बाइंग की दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। तो बाइंग की अगर मैं आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखाऊँ तो यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ कि कितने डिप पर आप बाय कर सकते हो, तो सबसे पहला लेवल जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं 26,055, 25,995, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी निफ्टी आपको मिलती है, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऑन द अपसाइड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हो, यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो, बढ़िया बेटर रिस्क वाला आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेवल पर हमने लगातार सपोर्ट लिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लस ये एरिया 26,000 का लेवल है, तो यहाँ पे अच्छा डिमांड देखने को मिलेगा कि हमने 26,000 का ब्रेकआउट करा है, रीटेस्ट करने आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली घबराने वाली बात है नहीं। लेकिन यस, वहाँ पे आपको थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा, प्लस प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। नेकेड बाइंग सेलिंग करोगे तो वहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अब सेलिंग कहाँ पे कर सकते हैं अगर इंट्राडे में कोई लेवल्स टूटते हैं, 26,030। हालांकि यहाँ पे सेल करना बहुत रिस्की है, मैं फिर दोबारा कहूँगा ये बहुत हाई रिस्क वाला ट्रेड हो सकता है, लेकिन येस अगर ये लेवल टूटता है, क्योंकि हमने ऐसा रेजिस्टेंस लिया, एक बार ब्रेकआउट करा, एक बार इसको रीटेस्ट करते हैं। अब इस एरिया पे क्या करना है, इस एरिया पे अगर हम पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे तो आप बाय कर सकते हो। इसके नीचे निकल के अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, सिर्फ नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो बिंदास होकर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बढ़िया सेलिंग ट्रेड्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस एरिया के नीचे। तो यहाँ पे आपको डिसाइड नहीं करना है, यहाँ पे मार्केट को डिसाइड करना है। पॉजिटिव फॉर्मेशन बनाती है तो बाइंग करेंगे, नेगेटिवली इसके नीचे क्लोज करती है तो सेलिंग करेंगे। ये सब कुछ अपने इंट्राडे बेसिस पर है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर्सनली मैं इंट्राडे के लिए यूज़ करता हूँ, तो इस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो अगर इंट्राडे ट्रेडर आप हो। ठीक है, तो अपना सब कुछ डिस्कस हो गया कि पोजिशनली किस तरीके से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, क्या अपना ट्रेंड है, पॉजिटिव ट्रेंड है,
कुछ लेवल्स टूटते हैं तो इंट्राडे तक की सेलिंग सीमित रखनी है, लेकिन ओवरऑल अपना स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो अभी हमें सेलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ बाइंग पे काम कराना है। प्लस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी अच्छी आ रही है, तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर आप सपोर्ट देखते हो तो भी आप बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे निफ्टी स्ट्रांग है ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अपना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ, 57,500। क्यों? क्योंकि ये अपना रिसेंट स्विंग हाई था, प्लस इसके ऊपर हमने ब्रेकआउट करा और लगातार यहाँ से सपोर्ट फॉर्मेशन भी दिखाया है। अब कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने चलना चालू करा तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बना दी, एक शूटिंग स्टार जैसा बना दिया। लेकिन येस, मैं फिर दोबारा कहूँगा, बैंक निफ्टी आपको इंट्राडे लेवल पर कभी कभी सेलिंग दिखा सकता है, जैसे अब फ्राइडे के सेशन में ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आउट परफॉर्म कौन से इंडेक्स कर रहे हैं, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। अभी मैं अब से नहीं बोल रहा हूँ, पिछले मुझे करीबन 7-8 महीने हो गए होंगे कि अगर मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बनेंगे तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ही लीड करेंगे रैली को। आज आपको फिन निफ्टी भी बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो पोजिशनली एक क्लियर कट यहाँ पे लीड कर रहे हैं मार्केट्स की रैली को, और अब भी लीड करेंगे। निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी 4 से 5 बार अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुके हैं, तो वो क्लियर कट दिखा रहा है कि इनर स्ट्रेंथ है, इनर कैपेबिलिटी है, बढ़िया यहाँ पे अकाउंट परफॉर्म कर सकते हैं पोजिशनल टाइम फ्रेम पे। लेकिन ये कोई डिप देखने को मिलती है तो किस तरीके से प्ले करना है, किन एरियाज के आसपास से रिवर्सल आ सकता है, सब कुछ करके डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर पर्सनली बात करूँ तो सिर्फ एक बॉक्स के अंदर ट्रेड करा था, इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, तो अब क्या करना है, ब्रेकआउट करके क्या सिर्फ यहाँ से इतना सही मूव था, नहीं। अगर मैं ब्रेकआउट की बात करता हूँ तो यहाँ से अपने कितने पॉइंट की रैली हो गई, 1000 पॉइंट के आसपास का मूव था, और उतना ही ऑलमोस्ट बस 100-150 पॉइंट का अंतर रह गया, उतना बैंक निफ्टी मूव कर चुका है। तो बहुत ज़्यादा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगी। सिंपल सा इस बॉक्स को आगे फॉरवर्ड करो, इस बॉक्स का सपोर्ट मान के आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी आता है प्लस पॉजिटिवली एक्ट करता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पर यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए। अगर इसके अंदर वापस चला गया बॉक्स के अंदर तो फिर यहाँ पे प्रॉपर ए लोज आपको टेस्ट होते हुए दिख जाएंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से पॉजिटिवली एक्ट करे। तो कितने डिप पर आप बाइंग कर सकते हो, अगर बैंक निफ्टी में बात करूँ, अभी ये पोजिशनल डिप्स हैं, जब पोजिशनली कोई बड़ी गिरावट आती है कोई न्यूज़ के चलते, या फिर कोई बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिल जाती है, रिवर्सल देखने को मिल जाता है, तो कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला डिप है अपना 58,239, दूसरा डिप 57,476। इन दो डिप के आसपास बैंक निफ्टी आता है, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, ऑन द अपसाइड बेटर रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं, मुझे ना तो ये रिवर्सल लगता और ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी इन लेवल्स को टेस्ट करेगा। लेकिन ये चार्ट पे लगा के रखना, अगर टेस्ट करता है, पॉजिटिवली एक्ट करता है तो बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी बाइंग के आपको कम मौके देता है। जब बैंक निफ्टी रैली करने के आता है, लीड करता है, तो फिर बहुत कम चांसेस आपको एंट्री के मिलते हैं, तो डिप्स पर थोड़ा सा जिगरा दिखाकर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये एरियाज पर्सनली अगर बड़े टाइम फ्रेम पर पोजिशनली बाय कर रहे हैं तो ये एरियाज आपके लिए पर्सनली काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या गजब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एक एक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जानते हैं। वही सेम बैंक निफ्टी में, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, 59,265 लेवल का इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेट करना है। 59,265 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इस एरिया के ऊपर निकलते हैं, पॉजिटिवली क्लोज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक ऑन द अपसाइड मोमेंटम आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, लगातार रेजिस्टेंस लिया, फिर ना तो इसका रीटेस्ट करा, इसके नीचे ही खोले और फिर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। तो पार्टिकुलरली इस एरिया के ऊपर जाते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग भी जनरेट होगी, प्लस एक अच्छा मोमेंटम, नए हाइज आपको बनते हुए बैंक निफ्टी में दिखाई देंगे। तो बैंक निफ्टी के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एरिया के ऊपर निकलते हैं, क्लोज करते हैं, बिंदास होकर आप इंट्राडे में अच्छी बाइंग का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो इस एरिया से। अब अगर कोई डिप देखने को मिलती है तो क्या करना है, सिंपल सा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो कितने डिप से बाइंग कर सकते हो, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं अपने, 59,107, 15 बेसिकली ये लेवल तो अपना निकल गया। तो अपने दो लेवल कौन से रहेंगे, 58,904, 58,740। इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी आपको कहीं मिलती है, प्लस पॉजिटिवली एक्ट करती है, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव मोमेंटम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। यहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ऑन द अपसाइड एक बढ़िया ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी में। तो ये एरियाज मेरे लिए पार्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एज अ पोजिशन, एज अ इंट्राडे बायर बैंक निफ्टी में। अब सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, सेलिंग की मेरे पास सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, 58,830। कौन सा लेवल, 58,830। इस एरिया के पार्टिकुलर नीचे निकल जाते हैं, प्लस नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पर, प्लस
एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है पोजिशनली बैंक निफ्टी में, और कोटक बैंक के स्प्लिट से बैंक निफ्टी कभी भी रिवर्स कर सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि बाइंग का अपना थोड़ा सा यहाँ पे बायस बना के रखना है, कि मतलब थोड़ा सा बाइंग साइड ही प्रेफर करना है, पर सेलिंग मिल सकती है तो मोमेंटम के साथ सेलिंग को एग्जिट करो। ऐसा नहीं कि आप दिन भर होल्ड करके बैठे हुए हो। अब एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे सपोर्ट लिया यहाँ पे सारे, कई बार सेलर्स को भी ट्रैप करा, प्लस सपोर्ट भी लिया, फिर सपोर्ट लिया, आज भी लास्ट कैंडल पर भी हमने यहीं पे सपोर्ट लिया। तो इस एरिया के नीचे निकल के क्लोज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज करते हैं तो फिर सेलिंग आ सकती है इंट्राडे बेसिस पर मोमेंटम के साथ बाइंग करना, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल भी आपको शार्प देखने को मिल चुका है पहले भी, और फिर दोबारा मिल सकता है। तो ये एरिया मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एज अ सेलर, एज अ बायर। ये एरिया काफ़ी एक डू और डाई वाली सिचुएशन में बैंक निफ्टी को डाल सकता है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी, पोजिशनली किस तरीके से बाय करना है, सेल करना है, और मतलब बेसिकली आगे का मूव किस तरीके से कैप्चर कर सकते हो आप एज अ ट्रेडर। ठीक है, अब ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मैं अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि खरीदो या बेचो, आपके ऊपर है, आपके फाइनेंशियल जो एडवाइजर है उसके ऊपर है कि आप किससे एडवाइस लेते हो, किससे क्या सीखते हो। ठीक है, मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हो गया अपना डिस्क्लेमर। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, आज से अपनी नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आपको पूरे वीक का अपना सारे ट्रेड्स डिटेल में यहाँ पे आपके सामने शेयर करूँगा, प्लस सब कुछ आपको अपना पीएनएल भी दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखो। आज शाम को 6 से 7 बजे के आसपास आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप उस वीडियो को भी देखो। ठीक है, एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, तो आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी उसी से मेंटेन रहेगी कि यस मैं ट्रेड भी कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें दिखा भी रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत रेयर है, सोशल मीडिया पे बहुत रेयर है, और रेयर चीज़ें करने में मुझे लिटरली बहुत मज़ा आता है। तो डेफिनेटली आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बढ़िया सा कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।